नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले आपको बता दें, थोड़ी ही देर में सीईसी की बैठक होनी है। अमेठी रायबरेली के उम्मीदवारों पर मुहर इसमें लगाई जा सकती है। कुछ सदस्यों ने सीईसी को भेजा है सुझाव। अमेठी से प्रियंका गांधी का टिकट फाइनल किया जाए, ये सुझाव भेजा गया है। रायबरेली से राहुल लड़ें चुनाव, ये भी सुझाव में शामिल थे। सीईसी के सामने इसे लेकर चर्चा हो सकती है। अमेठी और रायबरेली को लेकर फैसला आज संभव है। वहीं गुवाहाटी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमेठी और रायबरेली पर उम्मीदवार का फैसला कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति जल्द करेगी। देखो, वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे, वो गए। जनता कहाँ पूछती है वहां लीडर जाते रहता है। अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ भी उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूं लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है। तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहां पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना। तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। शिवम, थोड़ी ही देर में सीईसी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी जिसमें अमेठी और रायबरेली को लेकर अपने उम्मीदवार को फाइनल कर सकती है कांग्रेस। कौन कौन मौजूद रहेगा बैठक में और क्या जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ये आखिरी बैठक है और इस बैठक में 7 सीटों को लेकर फाइनल जो उम्मीदवारों के नाम है उन पर मुहर लगेगी। पंजाब की 5 सीटें हैं और 2 सबसे हाई प्रोफाइल सीटें उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली है। चूंकि अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, फिर उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा था, वहां से स्मृति ईरानी सांसद बनी थी, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन अब वो राज्यसभा चली गई। तो ऐसे में रायबरेली से कोई नया प्रत्याशी आना है। आज की सीईसी की बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे और अमेठी और रायबरेली को लेकर इस तरीके के सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि परंपरागत जिस तरीके के वहां पर परिवार लड़ता रहा है, तो ऐसे में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि रायबरेली से प्रियंका गांधी अपनी सियासी पारी का आगाज कर सकती हैं। सूत्र ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में चूंकि बदलाव कभी भी हो सकता है, ऐसे में पूरा जो सिनेरियो है वो दिलचस्प हो गया और माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी चूंकि वायनाड में वोटिंग हो गई है, उसके बाद ये सीईसी हो रही है, सबसे एपेक्स बॉडी है जिसमें जो उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगाती है। तो आज वो ऐलान होने का समय आ गया और बताया ये भी जा रहा है कि जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, सियासी जो पूरी पार्टी का थिंक टैंक है, उसने कई सर्वे कराए हैं। अमेठी रायबरेली की कई तरीके की रिपोर्ट्स दाखिल की गई हैं, जिनमें ये बात सामने आई है कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़ता है तो उन दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। उसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि राहुल अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी। लेकिन पार्टी के ही कुछ जो नेता हैं उनका ये मानना है कि अगर प्रियंका गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़े, चूंकि वो महिला हैं, और उसके साथ साथ राहुल गांधी रायबरेली की जो सीट जहां पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जहां सांसद रही हैं, वो उस सीट से चुनाव लड़े, पूर्व अध्यक्ष है पार्टी के, तो फायदा होगा। लेकिन ये एक सिर्फ सियासी सुझाव है। सीईसी की बैठक में आज चर्चा होनी है कि वहां से कौन लड़ेगा और कांग्रेस अध्यक्ष ये भी कह चुके हैं कि हम सरप्राइज देंगे। तो निश्चित तौर पर 8 बजे की जो बैठक होगी, सब अध्यक्ष से लेकर सोनिया गांधी मौजूद रहेंगे, तमाम वो सदस्य मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि अब फाइनल उम्मीदवारी अमेठी और रायबरेली की आज की इस बैठक में नाम लग ठीक है। शिवम प्रताप, आपने तमाम जानकारी विस्तार से दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। 24 के चुनावी समर में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। आज सीएम योगी ने हाथरस, फिरोजाबाद और इटावा लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभा जहां पर सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार के कामों को गिनवाया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में बड़ा बयान दिया है। जनसभा के दौरान अपने भाषण में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के लोग अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने की छूट देना चाहते हैं। ये गोकशी की छूट देने की बात कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान कभी इसे स्वीकार करेगा? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नया भारत सिर्फ राम मंदिर ही बनाना नहीं जानता, नया भारत आतंकियों का राम नाम सत्य करना भी जानता है। देश में तालिबानीकरण की नींव रखना चाहती है कांग्रेस। भारत की सीमा में नहीं घुस सकता, उसे मालूम है घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। पहले से उसे पता है, उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। कहते हैं हम अल्पसंख्यकों के रुचि के खान पान की पूरी स्वतंत्रता देंगे, यानी उनको बहुत संख्यकों की रुचि का खाना नहीं पसंद है। कांग्रेस को ये पसंद नहीं है। कांग्रेस का डीएनए भारत को और भारतीयता को पसंद नहीं करता है। समाजवादी पार्टी उन्हें बिना मांगे समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं, यानी रुचि का खाने का मतलब गौकसी की छूट देना। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या राम और कृष्ण के भक्त और उनके अनुयायी क्या इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, कांग्रेस और सपा के इस मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है। और इससे पहले सीएम योगी ने कल संभल में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जोरदार हमला बोला और कहा था कि जिस गाय को शास्त्रों में विश्व माता बताया गया है, उसे ये कांग्रेस कसाईयों के हाथ में देना चाहती है, जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी के इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा था कि गोश्त के नाम पर बीजेपी के लोग मारपीट करते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि वो जितने गोश्त की दुकानों के सामने से गुजरे, उन्हें माला पहनाई जाए। अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और मैंने सुना है गोश्त के नाम पर मारा जाता है। मैं एक गोश्त की दुकान पर गया, बल्कि कहना चाह रहा हूं बीजेपी वालों को, अब जितने पैदल दौरे होंगे हर गोश्त की दुकान के सामने मेरे को फूल का हार पिनाना। आप खैरिए, गोश्त की दुकान है, कारोबार कर रहा हूं। कुरैश ब्रादरी वाले, उनका बरसों उनका वही है कारोबार। नहीं आप वहां जाके बोले रेहान बीफ शॉप मुबारक, अरे क्या है उसमें? मैं इडली की दुकान पे जाके इडली डोसा वड़ा खाया। इडली जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं आपको, वड़ा जिंदाबाद बोलूं, डोसा जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं है आपको। उधर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का आतंकवाद से गहरा नाता है, पीएफआई जैसे संगठनों की हमदर्द है, जबकि अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए देश में शरिया कानून लाना चाहती है। जहां कांग्रेस होती है वहां बम फूटते हैं कि नहीं फूटते हैं? आपने देखा सिद्धारमैया ने पीएफआई के केसेस वापस लिए थे कि नहीं लिए थे? इनको खुला छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? हुबली जैसी घटनाएं घटी है कि नहीं घटी है? और यहां की सरकार चुप बैठी है कि नहीं बैठी है? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या?
जरा जोर से बोलो, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? मित्रों, ये पीएफआई के हमदर्द हैं। हम आते हैं तो पीएफआई एसडीपीआई बैन करते हैं, ये आते हैं तो उनको बुला बुला कर निमंत्रण देते हैं। बोलो, ऐसे लोगों को रहना है क्या? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। कन्नौज सीट से एसपी प्रत्याशी अखिलेश यादव ने आज रोड शो किया और रोड शो के दौरान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही पार्टी की उपलब्धियां गिनवाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, डबल इंजन की सरकार जाने वाली है क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है। तो जब एक गायब है तो जब वोट पड़ेगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा के हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर के अपहरण मामले में जौनपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए से मिली 7 साल की सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। लिहाजा धनंजय सिंह अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि उन्हें इस याचिका पर जमानत मिल गई है। दरअसल जौनपुर की एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण से जुड़े मामले में पूर्व सांसद और एक शख्स को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सजा निरस्त करने के लिए धनंजय सिंह ने आपराधिक पुनरीक्षण के तहत अपील दर्ज की थी। बातचीत करते हैं। सर, आज बताइए कि कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाया है और इसके क्या नतीजे होंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे सबमिशन को कंसीडर करते हुए फिलहाल हमारे सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया है, सज़ा को स्थगित कर दिया गया है और हमको बेल ग्रांट कर दी गई है। सर, लेकिन क्या इसके बाद वो चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, फिलहाल जो हमारी मेन प्रेयर थी कन्विक्शन को सस्पेंड करने की, वो उसको अभी हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है और जजमेंट लोड होने दे दीजिए, उसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हमसे छूट गई थी या कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिसको हम लोग टेकअप नहीं कर पाए, और इसके लिए हमारे पास फर्दर विकल्प खुला है। हम ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। इससे पहले पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को आज सुबह 8 बजे जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल शिफ्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक शासन के आदेश पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। धनंजय बीते 6 मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे। धनंजय सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एम्बुलेंस से बरेली जेल के लिए भेजा गया। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बीएसपी के टिकट पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। धनंजय सिंह की कल से तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही थी। कल डॉक्टर की टीम जेल में इलाज करने के लिए भी गई थी। धनंजय सिंह का जौनपुर जिला जेल से ट्रांसफर के बाद सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। सियासी हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि अचानक सरकार को ऐसी कौन सी जरूरत सामने आई है जो जेल में बंद धनंजय सिंह की जेल को बदलना पड़ा। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बीएसपी के टिकट पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। श्रीकला रेड्डी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धनंजय सिंह की जान को खतरा बताया। उन्होंने अपना सिंदूर और मंगलसूत्र बचाने की गुहार लगाई है।
है। ये लड़ाई किसी एक जाति या धर्म की नहीं है। ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की। आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ। मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव लोकसभा चुनाव के लिए दोबारा मैदान में हैं। इस बार उनकी बेटी आदिति यादव भी मां के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांग रही हैं। पिछले एक महीने में कई बार वो मां डिंपल यादव के साथ भी मंचों पर दिखाई दी। आज फिर एक बार वो जनता के बीच नजर आई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2 चरणों में हुए मतदान प्रतिशत बता रहे हैं कि विपक्षी दल की भूमिका चुनाव में नदारद है। इन चरणों में बीजेपी जीत रही है, विपक्षी दलों की गतिविधि शून्य है। ये स्थिति कहीं न कहीं मतदान के दिन मतदाताओं में दिखाई देती है। सीटों के लिए मतदान हुआ है। तीसरे चरण की 10 सीटों पर मतदान 7 मई को होना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का काम का विभाजन करके, चाहे हमारे चुनाव हो, चाहे हमारे संगठन के विषय हो, चाहे सेवा के काम हो या हमारे सरकार के काम हो, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही करते रहे। हमने पूरी तैयारी की है चुनाव की और नीचे तक अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एजेंडे के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। देश की हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी सोमवार को नामांकन भरेंगी और उससे पहले मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री कल अयोध्या में रामलला के दरबार पहुंचेंगी। स्मृति ईरानी रामलला के दर्शन करेंगी। इसके बाद वापस अमेठी लौट आएंगी। जिले के सभी प्रमुख मंदिरों पर माथा टेकने के लिए भी जाएंगी। आपको बता दें कि अमेठी संसदीय क्षेत्र अयोध्या से सटा हुआ है। ऐसे में राम मंदिर का यहाँ पर बड़ा प्रभाव है। श्री राम की नगरी अयोध्या से सटी अमेठी से तीसरी बार अपना नामांकन पत्र भरेंगी सांसद स्मृति ईरानी। उससे पहले अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन करेंगी, फिर अमेठी के विभिन्न सिद्धपीठ मंदिरों में पहुंचकर मत्था टेकेंगी। सोमवार को गौरीगंज स्थित अपने आवास पर हवन पूजन के बाद अमेठी सांसद स्मृति ईरानी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या जिले के बीकापुर विधानसभा बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, 2014 के पहले लूट खसोट होती थी, महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं थी। पहले बम फटते थे, अब बम नहीं फटता। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। बीजेपी एक मिशन है, राजनीति हमारा व्यापार नहीं है। ये सभी बातें उन्होंने कही हैं। उत्तर प्रदेश से जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, पूरे देश के अंदर बम फटते थे। श्रीनगर में बम फटता था, अयोध्या बम फटता था, ताज होटल में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे और संसद भवन में बम फटते थे। करोड़ों लोगों भूख से मरते थे, आत्महत्याएं करते थे। जब सूखा उखा होता था, पड़ता था, बुंदेलखंड में लोग भूख से मरते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर बम भी नहीं फटता है और भूख से भी कोई नहीं मरता। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न देने का काम कोई कर रहा है, तो देश के गौरव हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जो लौटते हैं।